हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियोस में हमने मारपोल के एनेक्सेस देखे एक एक करके। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मारपोल एनेक्स 5, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन बाय गार्बेज फ्रॉम शिप्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेशन हम कवर करने का ट्राई करेंगे कि ओरल एस्पेक्ट से और रिटर्न एस्पेक्ट से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हो जाएं। और वीडियो को हम शॉर्ट ही रखेंगे ताकि जितनी ज़रूरत के रेगुलेशंस हैं सिर्फ वो ही कवर करें, अननेसेसरी कुछ भी कवर ना हो, ताकि पढ़ने में या तैयारी करने में ज़्यादा बर्डन ना आए। ओके, चलिए देखते हैं। तो इसमें कुछ रेगुलेशंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। रेगुलेशन 1, डेफिनेशंस एंड, जैसे कि हमने पहले भी एनेक्सेस में देखा है, स्पेशल एरियाज भी इसी में कवर किया होता है। रेगुलेशन 4, 5 एंड 6, इन तीनों को कंबाइन करके डिस्चार्ज क्राइटेरिया है। एक्चुअली में तीनों में अलग अलग रेगुलेशंस दिए हुए हैं। लाइक जो हमें टेबल दिखाते हैं गार्बेज डिस्चार्ज क्राइटेरिया का, तो उसमें क्या होता है कि उसमें 3 कॉलम्स होते हैं। एक आउटसाइड स्पेशल एरिया, एक इनसाइड स्पेशल एरिया एंड एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि एनेक्स 5 में सारे रेगुलेशंस जो हैं वो अलग अलग हैं। उन सबको कंबाइन करके वो टेबल बनाया गया है। की तरफ भी आएंगे, बट वो 3 डिफरेंट रेगुलेशंस हैं। देन रेगुलेशन 10, जिसमें कि गार्बेज मैनेजमेंट प्लान कवर किया हुआ है एंड गार्बेज रिकॉर्ड बुक, ये दोनों रेगुलेशन नंबर 10 में कवर किया। ओके, सो सबसे पहले रेगुलेशन 1 देखते हैं। सो रेगुलेशन 1 में स्पेशल एरियाज जो एनेक्स 5 में डिक्लेयर किए हैं वो टोटल 8 हैं। ब्लैक सी, बाल्टिक सी, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, गल्फ एरियाज, वाइट कैरेबियन रीजन, नॉर्थ सी, अंटार्कटिका। तो काफ़ी सारे इसमें मिलते जुलते हैं लाइक एनेक्स 1 से। तो काफ़ी सारे सेम है, थोड़ा बहुत अलग है, देखते हैं मैप पे। ओके, सो ये हमारा गल्फ एरिया हो गया, ये रेड सी हो गया, ये मेडिटेरेनियन हो गया, ये ब्लैक सी, ये बाल्टिक सी, ये नॉर्थ सी और नदर्न। यहाँ एक्चुअली में ये यहाँ तक आगे तक पूरा कवर्ड होता है। एग्जैक्ट जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो रेगुलेशन 1 में स्पेशल एरियाज की जो डेफिनेशंस है वहाँ पे डिक्लेयर किए होंगे। ये कैरेबियन रीजन है 7, एंड ये अंटार्कटिका 60 डिग्री साउथ से नीचे का जो भी एरिया है। ठीक है, तो ये 8 स्पेशल एरियाज एनेक्स 5 में कवर किए हुए हैं गार्बेज के लिए। तो ये टेबल है जिसमें तीनों रेगुलेशंस जो हैं, रेगुलेशन 4, 5 एंड 6, जो तीनों कंबाइन किए हुए हैं। एक एक करके देखते हैं। अगर हमारे पास फूड वेस्ट है जो कि कम्युनिटेड है और ग्राउंड है, सबसे पहले आउटसाइड आउटसाइड स्पेशल एरिया, उसको हम 3 नॉटिकल माइल्स से अगर ज़्यादा है तो हम डिस्चार्ज कर सकते हैं इनटू द सी डायरेक्टली। अगर इनसाइड है, साइड स्पेशल एरिया है, तो 12 नॉटिकल माइल्स। और अगर विद इन ये ऑफशोर प्लेटफॉर्म अगर 500 मीटर्स के रेंज में है तो डिस्चार्ज परमिटेड है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि कितने नॉटिकल माइल्स दूर जाना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म है और स्टेशनरी है। अगर वो लैंड से 12 नॉटिकल माइल से दूर है तो वो डायरेक्टली डिस्चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फूड वेस्ट इज नॉट कम्युनिटेड और ग्राउंड, अगर वो कम्युनिटेड नहीं है तब आउटसाइड स्पेशल एरिया वी नीड 12 नॉटिकल माइल्स। इनसाइड स्पेशल एरिया इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, और ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स के लिए भी इट्स प्रोहिबिटेड कि अगर आपका फूड वेस्ट जो है वो कम्युनिटेड नहीं है तो आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते। कार्गो रेजिड्यूज कंटेन्ड इन वॉश वाटर, कार्गो रेजिड्यू कंटेन्ड, सॉरी, नॉट कंटेन्ड इन वॉश वाटर एंड कंटेन्ड इन वॉश वाटर। तो ये नॉट कंटेन्ड इन वॉश वाटर कोल्ड क्लीनिंग के बाद में। पहले तो ये जो कार्गो रेजिड्यू है मोस्टली बल्क कैरियर्स के लिए है। ये आप डीप सी में जब जाके होल्ड वॉशिंग करते हैं तो पहले क्या होता है कि जितना भी स्वीप करके हम कार्गो निकाल सकते हैं, होल्ड स्वीप करके हम जितना भी कार्गो निकाल सकते हैं,
तो वो इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो वो डिस्चार्ज परमिटेड आउटसाइड स्पेशल एरिया। और अगर हम वॉशिंग कर रहे हैं, कोल्ड वॉशिंग कर रहे हैं, तो उसके बिल्जेस जो पंप आउट करेंगे वो भी परमिटेड है। ठीक है, इसके लिए लेकिन कंडीशन क्या है? 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड एंड इन रूट। पहला इन रूट होना चाहिए और 12 नॉटिकल माइल्स होना चाहिए। लेकिन इन केस अगर स्पेशल एरियाज के अंदर है, तो जो कार्गो हमने डायरेक्टली निकाला है ड्रम में इकट्ठा करके, वो हम नहीं डिस्चार्ज कर सकते। लेकिन जो होल्ड वॉशिंग कर रहे हैं और बिल्जेस का जो पानी है, दैट कैन पंप आउट 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड एंड इन रूट एज फार एज। ठीक है, सब्जेक्ट टू टू कंडीशंस। नंबर टू, अब इसमें क्या है कि एक कंडीशन जो है वो नंबर टू ये सेटिस्फाई होना चाहिए। ये कंडीशन लास्ट में लिखी होती है कि अगर लोडिंग पोर्ट एंड डिस्चार्जिंग पोर्ट दोनों इनसाइड द स्पेशल एरिया हैं और लोड पोर्ट एंड डिस्चार्ज पोर्ट दोनों के पास रिसेप्शन फैसिलिटी नहीं है, वो आपका जो भी वेस्ट वाटर है वो लेने के लिए, देन इन दैट केस वी नीड सर्टेन परमिशन एंड वी कैन discharge into the sea. Now, cleaning agents. Cleaning agents and additives contained in cargo hold wash water. अब कार्गो होल्ड वॉशिंग हमने करी, उसके बाद हमने केमिकल वॉश किया। कई बार क्या होता है, सिर्फ वाटर वॉश होता है, लेकिन कई बार केमिकल वॉश होता है। तो यहाँ पर इट्स नॉट अबाउट वॉश वाटर के, जो हम वॉश कर रहे हैं वाटर, इट्स अबाउट क्लीनिंग एजेंट। जो केमिकल है वो हम डिस्चार्ज कर सकते हैं कि नहीं। सो क्लीनिंग एजेंट्स की जब बात आती है, उनको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं कि नहीं, तो पहले हम देखते हैं कि वो क्लीनिंग एजेंट्स कहाँ से है। पहले केस में दिया हुआ है इट्स होल्ड वॉश, अगर वो होल्ड वॉश है। और दूसरे केस में दिया है डेक वॉश या एक्सटर्नल सरफेस। ठीक है, तो अगर आउटसाइड स्पेशल एरिया है, ये आउटसाइड के लिए, ये इनसाइड के लिए, एंड ये ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स है। आउटसाइड स्पेशल एरिया तो सीधे सीधे हम लोग ने लिख दिया कि परमिटेड है। बट इनसाइड स्पेशल एरियाज के लिए क्या है कि होल्ड वॉशिंग के लिए कंडीशन है, कंडीशन नंबर टू, 12 नॉटिकल माइल्स इन रूट, ये सब तो है ही, बट कंडीशंस जो भी पहले डिस्कस की कि लोड पोर्ट एंड डिस्चार्ज पोर्ट, जो दोनों डेस्टिनेशन पोर्ट्स और जो तुम्हारा डिपार्चर पोर्ट है, दोनों स्पेशल एरियाज के अंदर ही है एंड दोनों के पास में रिसेप्शन फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम डेक वाटर की बात करते हैं, डेक वॉशिंग की बात करते हैं, तो वो डायरेक्टली परमिटेड है। नेक्स्ट इज कैरकस ऑफ एनिमल्स। ये कैटल कैरियर्स के लिए है। अगर कैटल कोई ड्यूरिंग द वॉयज कोई कैटल अगर मर जाता है, तो उसका जो कैरकस है वो हम आउटसाइड द स्पेशल एरिया हम डिस्चार्ज कर सकते हैं एज फार एज फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड। ठीक है, जितना भी पॉसिबल हो सके, जितना भी प्रैक्टिकल हो सके उतना। इनसाइड स्पेशल एरिया इट्स फेवर्ड नो, एंड ऑफशोर प्लेटफॉर्म इट्स ऑल्सो नो। लास्ट में बाकी अदर गार्बेज है, इंक्लूडिंग प्लास्टिक, रोप, सिंथेटिक फाइबर, गार्बेज, टीयर्स, बैग्स, इंसिनेटर एशेज, क्लिंकर, कुकिंग ऑयल, फ्लोटिंग डनेज, लाइनिंग, ये सारे जो अदर गार्बेज हैं वो स्ट्रेट अवे डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर। ठीक है, आई होप ये डिस्चार्ज क्राइटेरिया आप लोगों को समझ में आया हो। ये जो कंडीशन टू हम बात कर रहे थे कि आउटसाइड स्पेशल एरिया हम जो होल्ड वॉशिंग का क्लीनिंग एजेंट्स है वो डिस्चार्ज कर सकते हैं कि नहीं, या होल्ड वॉशिंग का जो कार्गो है वो डिस्चार्ज कर सकते हैं कि नहीं, तो ये तो सभी में लिखा था कंडीशन नंबर टू। कंडीशन नंबर टू क्या बोलता है कि फर्स्ट, बोथ द पोर्ट्स ऑफ डिपार्चर एंड द नेक्स्ट पोर्ट डेस्टिनेशन विद इन द स्पेशल एरिया, ये कंडीशन होगी हमारी। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द पैसेज, पूरे पैसेज में वेसल कभी भी आउटसाइड द स्पेशल एरिया नहीं जा रहा है, और दोनों पोर्ट्स के पास रिसेप्शन फैसिलिटी भी नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज गार्बेज मैनेजमेंट प्लान। ये रेगुलेशन 10 में दोनों ही आ जाते हैं, गार्बेज मैनेजमेंट प्लान एंड गार्बेज रिकॉर्ड बुक। सो
कौन कौन से वेसल्स पे गार्बेज मैनेजमेंट प्लान जो है वो एप्लीकेबल है? 100 GRT एंड अबव, 100 GT एंड अबव, सभी शिप्स पे। ऐसा कोई शिप नहीं है जिस पे एप्लीकेबल नहीं है, 100 GT एंड अबव है। और अगर इन केस अगर ये 100 GT से छोटा भी है बट certified to carry 15 or more person, then also it is mandatory for the ship carry a garbage management plan. Yeah. Same written procedure होना चाहिए किस चीज के लिए? Minimizing, collecting, storing, processing and disposing of garbage. मतलब शिप पे हम कैसे कलेक्ट करेंगे हमारा गार्बेज, कैसे उनको सेग्रीगेट करेंगे, कहाँ पर स्टोर करेंगे, सारा रिटर्न प्रोसीजर्स आपके पास गार्बेज मैनेजमेंट प्लान में होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑल्सो डेजिग्नेट द पर्सन इन चार्ज। जो भी पर्सन इन चार्ज है वो होना चाहिए उसमें, स्पेशली मेंशन होना चाहिए कि सो एंड सो पर्सन, लाइक मोस्ट ऑफ द वेसल्स GO sir is in charge for the garbage management. Such plan shall be based on the IMO guidelines. IMO guidelines के बेसिस पे होना चाहिए एंड क्रू की वर्किंग लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट इज गार्बेज रिकॉर्ड बुक। अब गार्बेज रिकॉर्ड बुक किस किस शिप्स पे होनी चाहिए? GMP गार्बेज मैनेजमेंट प्लान में था 100 GT, बट रिकॉर्ड बुक के लिए वेसल को 400 GT एंड अबव होना चाहिए। उससे कम भी है बट अगर 15% और मोर कैरी करने के लिए सर्टिफाइड है देन दैट वेसल हैज टू कैरी गार्बेज रिकॉर्ड बुक। नाउ ईज डिस्चार्ज इनटू द सी और रिसेप्शन फैसिलिटी। अगर कोई भी डिस्चार्ज हम सी में कर रहे हैं, लाइक अपना फूड वेस्ट हो गया वो, और अगर रिसेप्शन पे हम दे रहे हैं जो हमारा बाकी का जो गार्बेज है वो, तो उन सभी की एंट्रीज उस रिकॉर्ड बुक में होनी ज़रूरी है। ईच एंट्री साइन बाय द ऑफिसर इन चार्ज। सारी एंट्रीज, जितनी भी एंट्रीज होंगी वो ऑफिसर इंचार्ज साइन करेगा। एंड फाइनली द कंप्लीट पेज साइन बाय द मास्टर। अगर कोई एक पेज कंप्लीट होता है तो मास्टर साइन करेगा। एंट्री ऑफ डिस्चार्ज और इंसिनेशन, जो भी हम एंट्री कर रहे हैं या तो डिस्चार्ज की या इंसिनेशन की, तो डेट, टाइम एंड पोजीशन ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कैटेगरी एंड एस्टिमेटेड क्वांटिटी, कि कितना क्वांटिटी में हमने डिस्चार्ज किया है, कितना क्वांटिटी में इंसिनरेट किया, कौन सी कैटेगरी का वो गार्बेज हमने डोनेट किया है या डिस्चार्ज किया है। तो वो तीन चार चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है: डेट, टाइम, पोजीशन, कैटेगरी एंड एस्टिमेटेड अमाउंट। गार्बेज रिकॉर्ड बुक हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, ऑफिसर इंचार्ज के पास होगी ये, ठीक है, किसी भी इंस्पेक्शन के टाइम पे चाहिए होगी। एंड एटलीस्ट फॉर 2 years, जो रिटेंशन पीरियड होता है लास्ट एंट्री से 2 साल पहले की आपके पास गार्बेज रिकॉर्ड बुक होनी चाहिए। लास्ट, एक्सीडेंटल लॉस या एक्सीडेंटल डिस्चार्ज। इन केस अगर कहीं पे एक्सीडेंटल डिस्चार्ज हो गया है, मान लो कोई वेव आई है और ड्रम रखा हुआ था कहीं पर एंड वो सी में चला गया या कैसे भी एक्सीडेंटल डिस्चार्ज हुआ, तब भी उसकी गार्बेज रिकॉर्ड बुक में एंट्री करनी है। रेगुलेशन 7 कहता है उसकी एंट्री करनी है। इन केस अगर शिप हमारा 400 GT से छोटा है, उस केस में तो GRB हमारे पास होगी ही नहीं। ये अगर 400 GT से छोटा है तो उस केस में क्या करना है कि वो जो एंट्री है वो ऑफिशियल लॉग बुक में, ठीक है। आई होप ये समझ में आया हो कौन सी एंट्री कहाँ पर करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।